prove that डेभा 2 अपॉन डेभा x2 और प्लस डेभा 2 अपॉन डेभा y2 इक्वल टू 4 डेभा 2 अपॉन डेभा z बार। ये क्वेश्चन है, ठीक है। डेभा 2 अपॉन डेभा x2 प्लस डेभा 2 अपॉन डेभा y2 इक्वल टू 4 डेभा 2 अपॉन डेभा z बार, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 लाइन अगर लिखा हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि ये सब यहाँ कोई फंक्शन नहीं दिया, ऑपरेटर दिया है। एक्चुअली सब ऑपरेटर हो गए, है ना, ये सब ऑपरेट। ऐसा नहीं कि इसके बराबर ये कभी बराबर नहीं होता है। ऐसा जब कुछ कहीं दिया हो तो बराबर नहीं होता है, ये डेरिवेटिव रूप में दिया हुआ है ना, कोई फंक्शन तो दिया नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ, बस इन दोनों का काम क्या है, बराबर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अभी आप न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे जो है, जब भी कोई ऑपरेटर खाली दे बराबर करके तो बराबर एक्चुअल में नहीं होता, उनके फंक्शन बराबर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी प्रूव करना होता है तो हम लोग किसी फंक्शन पर ही लगा के उसको जो है ऑपरेट करते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे। अब इसको मुझे प्रूव करना है। अच्छा, इसका मैं यूज किसी और में भी कर लूँगा, कुछ और एक दो मैं भी कराऊँगा डायरेक्टली, उसमें जो है इसका यूज हम लोग कर लेंगे। देखिए कैसे यहाँ पे करना है। सबसे पहले इसका हम जब प्रूफ देने जाते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई, है ना, और z बार तब क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई ना, सब लोग जानते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। काहे जी, काहे जमा ही आ रहा है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। अब दोनों को ऐड कर दो, आप ऐड कर दोगे तो आई वाई कैंसिल, तो x इक्वल टू मिल जाएगा z प्लस जेड बार बाई 2 मिल जाएगा, है ना। एंड अभी सब्ट्रैक्ट कर लो। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। अब आप थर्ड ईयर में आ गए ना, तो थर्ड ईयर में आ गए मतलब क्या है सर, विद्वान हो गए। सुनिए सर, थर्ड ईयर में आ गए तो इसका मतलब आप भाई अगर कहा जाए तो बीएससी के अंतिम स्टेज में है, तो अब तो ये सब सामान्य चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपान का भी नहीं 2i, ये नहीं मिलेगा। इस तरह से हमको x मिल गया और y मिल गया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब हम लेते हैं एक फंक्शन f, एक्स वाई का कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, क्योंकि इसको बराबर करना है तो किसी फंक्शन पर ही ऑपरेट करेंगे तभी जाके काम बनेगा, ठीक है। तो f मैंने ले लिया कोई फंक्शन, किसका फंक्शन है वो, एक्स वाई का फंक्शन है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ये भी कि जो f है इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ z एंड z बार, लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि देखो f एक्स वाई का फंक्शन है ना, और एक्स वाई भी फंक्शन है किसका, z और z बार का। देखो x भी फंक्शन z बार का, y भी फंक्शन z बार का, इसलिए हम ओवरऑल f को भी z और z बार का फंक्शन लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आपको टोटल डिफरेंशिएशन का जो है कुछ नॉलेज होगा भी, मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए f या कोई मान लीजिए u जो है, मान लीजिए आपका जो है एक्स वाई का फंक्शन हो, ठीक है ना, और जो एक्स वाई हो यह मान लीजिए ये भी किसी मान लीजिए एक्स डैश वाई डैश का फंक्शन हो, तब अगर हम इस u का इसके रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है टोटल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर u जो है एक्स वाई का फंक्शन हो और एक्स वाई भी किसी एक्स डैश वाई डैश का फंक्शन हो, तब अगर हम इस u का इसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा ध्यान दो, अगर मैं f का z के रेस्पेक्ट में करूँ, है ना, f का अगर मैं z के रेस्पेक्ट में करूँ तब यह क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है सबको, तब यह टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, हम f का z के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, नाउ डेभा f अपान डेभा z, डेभा f अपान डेभा z, ठीक है। देखिए कितना आता है डेभा f अपान डेभा z। जब डेभा f अपान डेभा z मैं लिखूंगा, देखो मैं कैसे लिखूंगा, टोटल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, डेभा f अपान डेभा x, ठीक है, और फिर डेभा x अपान डेभा z, ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि f किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, है ना, और एक्स वाई दोनों किसके फंक्शन है, z और z बार के हैं। और फिर देखिए यहाँ पे प्लस, फिर डेभा f अपान डेभा y, एफ वाई का भी है और y भी दोनों का फंक्शन है z और z बार का, और हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेभा y अपान डेभा z, ऐसे टोटल होता है। अगर आप f को z के रेस्पेक्ट में या z बार के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल, है ना।
तो देखिए यहाँ पे जब करेंगे डेवा एफ अपॉन डेवा जेड, तो पहले एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स, लेकिन एक्स किसका फंक्शन है ना, जेड और जेड बार का, देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के, तो डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड, प्लस फिर वही हाल एफ वाई का भी फंक्शन है, डेवा एफ अपॉन डेवा वाई, है ना, और वाई भी जेड और जेड बार का फंक्शन है, तो डेवा वाई अपॉन डेवा जेड। ऐसे में बोलूँ, अगर मान लीजिए आपसे मैं बोलूँ कि डेवा एफ अपॉन डेवा जेड बार, तब क्या हो जाएगा, तब बस यही जेड बार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स आपको पता है, कुछ रिजल्ट्स जो हैं अगर आप देखें यहाँ पे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड कोई पूछे आपसे बता लेंगे आप, है ना, यहीं से देखो, और डेवा वाई अपॉन डेवा जेड कोई पूछे वो भी बता लेंगे आप, बता लेंगे नहीं बता लेंगे। देखिए, तो सिंस डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड क्या देखो यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल 1/2, भाई क्या सोचना, ये 1/2 ना होगा, और फिर डेवा वाई अपॉन डेवा जेड, है ना, तो यहाँ पे 1/2i, क्लियर है, 1/2i। अब देखो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया डेवा एफ अपॉन डेवा जेड जो है, ये आपका जो है जिसमें जो आपका है रिजल्ट्स, वो अब मैंने निकाल लिया पहले कि कितना कितना आएगा। अब यहाँ यूज कर दीजिए, यूज कीजिए यहाँ पे, तो डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड 1/2, तो 1/2 डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स, और प्लस 1/2i, क्लियर है, 1/2i इसका वैल्यू, और डेवा एफ अपॉन डेवा वाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो कितना आसान, कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। अब देखो 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 1/2 कॉमन, तो यहाँ से मिल जाएगा डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स। अगर मैं इसको लिख दूँ माइनस का आई डेवा एफ अपॉन डेवा, कोई दिक्कत, कैसे मालूम है, आई से गुणा कर दो भैया, ऊपर नीचे आई से गुणा कर दो, तो ऊपर आई हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ऐसे समझ लो, सिंपल है ना। तो ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, ये डेवा एफ अपॉन डेवा जेड की वैल्यू इस तरह से आ गई, ठीक है। अब चाहे तो ये आपको बाहर भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, डेवा एफ अपॉन डेवा जेड की वैल्यू। अब देखिए अगला जो है, अगला कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, यहाँ पे आते हैं, डेवा एफ अपॉन डेवा जेड बार निकालते हैं। नाउ डेवा एफ अपॉन डेवा जेड बार, क्लियर है, क्या लिखेंगे फॉर्मूला बताइए, है ना, डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड बार, बस साथ साथ बोलते जाएंगे, मन रिवीजन करते जाएंगे, तो फार्मूला एकदम फिट ऑटोमेटिकली, कोई भूलने वाला नहीं। फार्मूला थोड़ी है, तो खाली एक सिस्टम है, बस बनाते चले जाना है आपको, और प्लस डेवा एफ अपॉन डेवा वाई, और डेवा वाई अपॉन डेवा जेड बार, क्लियर है, ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स और डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड बार, अब डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड बार यहीं से देख लो, तो सिंस मैं लिख देता हूँ डेवा एक्स अपॉन डेवा जेड बार, अब यहीं एक्स है 1/2 अगेन जेड बार बेटा 1/2, फिर बताओ डेवा एक्स अपॉन वाई, डेवा वाई अपॉन डेवा जेड बार, अब वाई का जेड बार के रेस्पेक्ट में -1/2i, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब रख दीजिए, देन डेवा एफ अपॉन डेवा जेड बार कितना आ गया, तो ये आ गया बेटा आपका जो है, रख दीजिए 1/2 डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स, और प्लस माइनस 1/2i और डेवा एफ अपॉन डेवा वाई, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, तो डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स, अरे मैं 1/2 ही बोला हूँ, आई कहाँ से, 1/2 कॉमन, तो डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो आई से, तो प्लस का आई डेवा एफ अपॉन डेवा वाई, ये हो गया, वैल्यू निकल गया किसका, डेवा एफ अपॉन डेवा जेड बार का वैल्यू निकल गया, और डेवा एफ अपॉन डेवा जेड का वैल्यू निकल गया। अब हम देखो इधर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, जो इसका राइट हैंड साइड है, नाउ जो राइट हैंड साइड है था देखिएगा आप, या मैं निकाल लेता हूँ सीधे सीधे इसकी वैल्यू, डेवा 2 और डेवा जेड बार, ये निकाल लेता हूँ, ये वैल्यू निकालता हूँ। ये वैल्यू कैसे निकलेगा मालूम है, देखो कैसे, आप चाहे डेवा एफ अपॉन डेवा जेड को डेवा अपॉन डेवा जेड बार, मतलब डेवा अपॉन डेवा जेड को जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पार्शली, तब भी ये मिल जाएगा, या आप डेवा एफ अपॉन डेवा जेड बार को जेड के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट तभी मिल जाएगा, दोनों का मतलब वही है, क्लियर है ना। डेवा ऑपरेट कर डेवा टू एफ
और डेवा जेड बार डेवा जेड बार। तो चाहे डेवा जेड और डेवा जेड बार कहो, चाहे जेड बार और जेड कहो बाद में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं डेवा 2f अपॉन डेवा एक्स डेवा वाई इक्वल टू डेवा 2f डेवा वाई डेवा एक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से बराबर आएंगे। तो कोई भी आप जो है रखिए और उसको और दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। तो चलिए मान लीजिए अब यही पहला यही मैं कर लेता हूँ। तो डेवा अपॉन डेवा जेड बार, ठीक है ना, और यहाँ डेवा एफ अपॉन जेड बार, बेटा डेवा एफ अपॉन डेवा जेड। तो डेवा एफ अपॉन डेवा जेड देखो यहाँ आ चुका है 1/2, बाहर कर दें कोई मतलब तो है नहीं, 1/2 और डेवा एफ अपॉन डेवा एक्स माइनस का आई डेवा एफ अपॉन डेवा वाई। क्लियर है। इस तरीके से आपका यह हो जाएगा डेवा 2f और डेवा जेड बार का वैल्यू इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे और देखिए, अभी मैं इसको ये काम कर दूँ 1/2, ठीक है। डेवा अपॉन डेवा जेड बार की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। ये कैसे मालूम है, ये देखो यफ है ना, ये यही है ना वैल्यू, यही वाली वैल्यू है ना, यहाँ भी यफ है और यहाँ भी यफ है। तो अगर कोई पूछे यहीं से बताओ डेवा अपॉन डेवा जेड बार की वैल्यू, बस यफ हटा के बोल दो, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा चूंकि अब मैं इसका वैल्यू रखने जाऊँगा तो 1/2 फिर आएगा, तो 1/4 कर दीजिए, है ना, और रख दीजिए। तो यफ नहीं रखना है, यफ छोड़कर, तो डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस का आई डेवा अपॉन डेवा वाई, है ना, ये हो जाएगा। और इधर आपका जो है डेवा अपॉन डेवा एक्स माइनस का आई डेवा अपॉन डेवा वाई, और ये यफ मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्लियर है ना, एफ मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए क्या है, जब यफ बाहर हो गया तो फिर क्या होने वाला, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है भाई। 1/4 इनको a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1/4 डेवा 2 डेवा x2 डेवा 2 डेवा y2 और ये f आ गया। किसके बराबर ये सब पूरी कहानी चल रही है, ये पूरी कहानी जो है डेवा 2f डेवा जेड बार के बराबर। 4 को उधर भेज दो आप, 4 को उधर भेज दो, तो 4 डेवा 2f डेवा जेड बार इक्वल टू, है ना, डेवा 2 और डेवा x2 प्लस डेवा 2 डेवा y2 और ये f हटा दो f, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स क्लियर है ना, कुछ है बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस ये है कि मान लीजिए कभी कभार कहीं दिख गया बुक में तो आप समझिए चीज़ों को। आपका पहला क्लास है क्या, कहाँ थी इतना दिन? हाँ घर पे, हम जानते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप अमेरिका या अफ़गानिस्तान से भाग के आ रही हैं। तालिबान तो अफ़गानिस्तान में आ गया ना, अफ़गानिस्तान वाले भाग रहे हैं वहाँ से, तब आराम से आ गई वहाँ से। तो इतना लेट स्टार्ट क्यों किया आप, कोई रीज़न विशेष इसके पीछे? अच्छा शनिवार के दिन तो कोई नहीं स्टार्ट करता है, हमने लोगों को देखा सोमवार से स्टार्ट करते हुए कि चलो शनिवार है तो छोड़ो अब सोमवार से चलेंगे, या बहुत लोग बहुत शौकीन तो कहें मंगलवार से। और तो हमको लगता है कि और दिन ज़्यादा लोग बहुत स्पेशल मानते नहीं हैं। इसलिए देखिए मैं जो ठीक है आपका हेडिंग रहेगा ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये हेडिंग रहेगा। हो गया, मिटा दें इसको ना। अब हेडिंग रहेगा ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब देखो इसमें अब ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, आप अच्छी तरह जानते, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर दो कर्व हैं, फैमिली ऑफ कर्व हैं, दोनों को हम लोग ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाते हुए तब कहेंगे जब उस फैमिली ऑफ कर्व में से कोई भी हम दो कर्व लें, है ना, तो वो दोनों एक दूसरे से कितने एंगल बनाए, कितना एंगल बनाए, 90। बात समझ में आई ना। ऑर्थोगोनल सिस्टम मतलब जो है अगर फैमिली ऑफ कर्व हो, ऐसा फैमिली ऑफ कर्व है ना जिसके किसी भी दो मेंबर को अगर आप लें और उनके बीच में जब आप एंगल चेक करें तो एंगल कितना आया आपका π/2, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। अगर फैमिली ऑफ कर्व अगर आपको दिया है, आप कोई दो कर्व ले लीजिए, है ना, कर्व ले लीजिए। अब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को, तो दोनों का आप क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट। क्या निकालेंगे, दोनों का ग्रेडियंट। भाई प्रवणता m1 m2 है ना, m1 m2 निकाल लीजिए। और अगर m1 × m2 इक्वल टू क्या आ जाए -1,
तो क्या हो जाएगा, आर्थोगोनल। बात समझ में आ रही है। तो यही आपका डिफिनेशन, और इसी पे एक हल्का सा थ्योरम छोटा सा है वो जो है करा देते हैं, इसका भी काम खत्म। तो हेडिंग कर ली ना, हेडिंग कीजिए आर्थोगोनल सिस्टम। देखिए टू फैमिली ऑफ कर्व्स, टू फैमिली ऑफ कर्व्स u(xy) इक्वल टू c1 एंड v(xy) इक्वल टू c2। टू फैमिली ऑफ कर्व्स u(xy) इक्वल टू c1 एंड v(xy) इक्वल टू c2 are said to form an orthogonal system, ठीक है ना, an orthogonal system if they intersect each other at right angle, कितने पे, 90 एंगल पर। if they intersect each other at 90 एंगल, ठीक है, at all point of their intersection, at all point of their intersection। बात समझ में आ रही है। अगर जब भी जहां भी वो कट करेंगे, वो कर्व जहां भी कट करेंगे, हमेशा एंगल क्या मिलेगा, 90, है ना। तो इस तरीके से, तो ये अगर ऐसा होता है तो फैमिली ऑफ कर्व को हम क्या बोलेंगे कि सर क्या बना रहे हैं, आर्थोगोनल सिस्टम। अब एक थ्योरम लिखिए, देखिए थ्योरम आपका है, लिखिए इफ एफ जेड, ये थ्योरम है आपके सामने, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये आपका थ्योरम है, देन u(xy) इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड v(xy) इक्वल टू कांस्टेंट, फॉर्म एन आर्थोगोनल सिस्टम। ये आपका थ्योरम है कि अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो, अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी एनालिटिक होगा, देन u(xy) कांस्टेंट और v(xy) इक्वल टू कांस्टेंट, ये दोनों जो कर्व फैमिली ऑफ कर्व है ना, क्या बनाएंगे, आर्थोगोनल सिस्टम। मतलब ये जो u(xy) इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कोई कर्व का इक्वेशन, कोई फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, जैसे मैंने वहाँ देखो लिखा है ना, u(xy) इक्वल टू c1 और v(xy) इक्वल टू c2। तो इसी तरह से यहाँ भी दो फैमिली ऑफ कर्व है, u(xy) इक्वल टू कांस्टेंट कुछ भी मान लेंगे, c1 में मान लेंगे, और v(xy) इक्वल टू कांस्टेंट मतलब c2 मान लेंगे, कांस्टेंट, है ना। तो ये दोनों जो है आर्थोगोनल सिस्टम बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, जब जो है एफ जेड जो कि u प्लस आई भी के रूप में है, इसी u प्लस आई भी के रूप में है, ये क्या होगा आपका, एनालिटिक। तो अगर एफ जेड मतलब u प्लस आई भी अगर एनालिटिक होगा, तब वही जो u(xy) इक्वल टू कांस्टेंट और v(xy) इक्वल टू कांस्टेंट लेके जो आपका फैमिली ऑफ कर्व रहेगा, वो आपस में क्या बनाएंगे, आर्थोगोनल सिस्टम। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं। अब इसका आप प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो प्रूफ में आप सबसे पहले जो है u(xy) तो लेट कर लीजिए, u(xy) इक्वल टू आप मान लेते हैं यहाँ पे u(xy) इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट टोटली। देखिए कैसे, ऐसे डेभा u अपान डेभा x dx और प्लस डेभा u अपान डेभा y dy, ऐसे, और इक्वल टू कांस्टेंट का 0, ठीक है ना। डेभा u अपान डेभा x dx और प्लस डेभा u अपान डेभा y dy इक्वल टू 0। अगर एक साथ करना है तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, तो जाएगा डेभा u अपान डेभा y dy इक्वल टू माइनस का डेभा u अपान डेभा x dx, ठीक बेटा, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, dy बाई डी की वैल्यू निकाल लीजिए, dy बाई डी इक्वल टू, तो माइनस का डेभा u अपान डेभा x अपान डेभा u अपान डेभा y, यही तो होगा ना। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, m1। dy बाई डी वही तो बताता है ग्रेडियंट, ये हो गया आपका m1, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, अब लेट कर लेते हैं दूसरा वाला जो आपका फैमिली ऑफ कर्व है, v(xy) इक्वल टू c2, ठीक है, v(xy) इक्वल टू c2,
तब क्या हो जाएगा यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर, डेवा वी अपॉन डेवा एक्स डी एक्स और डेवा वी अपॉन डेवा वाई डी वाई इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट है, C1 C2 कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख दूँ, यहाँ से भी आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना, माइनस का डेवा वी अपॉन डेवा एक्स और डेवा वी अपॉन डेवा वाई, है ना, इस तरीके से, और इक्वल टू क्या बोल दे M2, M1 M2 हो गया। अब ये ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो M1 इंटू M2 करने पर -1 आना चाहिए, है ना, आ गया तो भाई बनाएंगे। तो देखिए नाउ M1 इंटू M2 देख लीजिए क्या होता है। M1 माइनस का डेवा U अपॉन डेवा X और डेवा U अपॉन डेवा Y इंटू डेवा V अपॉन डेवा X और डेवा V अपॉन डेवा Y, है ना। अब 1 आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है ना, क्या 1 मतलब कि -1 आएगा कि नहीं आएगा, ये भी ऐसा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया M1 इंटू M2 इक्वल टू दिस। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि अब यहाँ पे कैसे कैंसिल होंगे, तो चूँकि हाँ वही बात FZ इक्वल टू U प्लस आई भी बोला है एनालिटिक, FZ इक्वल टू U प्लस आई भी क्या बोला है एनालिटिक, तो भाई एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे CR इक्वेशन क्या कर देंगे, यूज कर देंगे बड़े आसानी से, वो करेगा ही, क्योंकि साफ थ्योरम बोला है कि FZ क्या है, U प्लस आई भी जो इक्वल के है वो आपका एनालिटिक है, तो एनालिटिक है तो U और V जो है CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो क्या होता है CR इक्वेशन UX इक्वल टू VY और UI इक्वल टू VX माइनस का VX। तो बाई CR इक्वेशन से अगर आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो UX इक्वल टू VY एंड UI इक्वल टू माइनस का VX। अब देखो यहाँ पे तो UX इक्वल टू VY मतलब डेवा UX इक्वल टू डेवा U अपॉन डेवा X इक्वल टू डेवा V अपॉन डेवा Y, दोनों बराबर, तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। फिर डेवा U अपॉन डेवा Y इसके बराबर बट निगेटिव के बराबर, तो कट के 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा आपको, M1 M2 इक्वल टू माइनस का 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब यह है कि दे फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम। थोड़ा और समझ लीजिए एक बात, दे फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम। इसको एक तरीके से और आप दिखा सकते थे, देखो ऐसे यहाँ पे बहुत ही सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक तरीके से आप और दिखा सकते हैं, कैसे वो भी देख लीजिए आप कैसे। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो CR इक्वेशन जो होता है, अगर FZ एनालिटिक है CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। CR इक्वेशन आपका होता है डेवा U अपॉन डेवा X डेवा V अपॉन डेवा Y, है ना, और डेवा U अपॉन डेवा Y इक्वल टू माइनस का डेवा V अपॉन डेवा X, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे, अब इनको जो है अगर आप देखें ध्यान से तो क्या रिजल्ट्स आने वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में क्या कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई। जब आपस में करेंगे मल्टीप्लाई इनको तो क्या होगा, मालूम डेवा U अपॉन डेवा X इंटू डेवा U अपॉन डेवा Y, और यहाँ पे प्लस ट्रांसफर भी कर देता हूँ मल्टीप्लाई करके, लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट का राइट में ट्रांसफर, डेवा V अपॉन डेवा X और डेवा V अपॉन डेवा Y इक्वल टू 0। तो ये एक रिजल्ट आप याद रखेंगे। देखो अब वही चीज़ ना, अगर आप यहीं पे अगर डायरेक्टली अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो इक्वल टू -1 आएगा, अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाएगा तो इक्वल टू -1 आएगा। तो जब इसी इक्वल टू जब -1 ले लेंगे आप तो यही आपका एक्सप्रेशन आएगा। अगर इसी इक्वल टू आप माइनस, भाई मान लीजिए कि ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाता है तो इक्वल टू -1 हो जाएगा, जब -1 हो जाएगा तो दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे उधर, और फिर जब करेंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन आपका आएगा। अच्छा इससे क्या हुआ, तो एक एक्सप्रेशन यह है ना कि अगर मान लीजिए FZ इक्वल टू U प्लस आई भी डायरेक्टली, अगर FZ इक्वल टू U प्लस आई भी ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाता है, उसका U और V ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाता है, तो यह कंडीशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। बात समझ में आ रही है, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन बता दिया ये कंडीशन एक तरह से है, नोट कर लीजिए। बट आपका काम यहीं पर खत्म होता है, दे फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब देखिए आपका अगला जो है, अगला कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए इफ़ FZ इज एन एनालिटिक फंक्शन, इफ़ FZ इज एन एनालिटिक फंक्शन
इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन हो गया। आगे लिखिए विथ कांस्टेंट मॉडुलस, एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस देन इट इज कांस्टेंट, ये कभी कभार शायद पूछा है, क्या बार पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है मालूम है, कह रहा है कि अगर एफ जेड, देखिए ध्यान से समझिएगा, एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, उसका मॉडुलस क्या है, मॉडुलस कांस्टेंट है। ध्यान समझिएगा, थ्योरम कह रहा है कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और उसका मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट, तो ऐसा जो एफ जेड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जो एफ जेड क्या आएगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। देखिए बहुत सिंपल सब, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले देखिए आप जो दिया उसको समझ लीजिए आप। तो गिवन ये है लेट एफ जेड, यही ने बोला है कि एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि एफ जेड जो है वो आपका एनालिटिक फंक्शन, लेट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, उसने बोला भी है एनालिटिक फंक्शन। तो अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देन एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, सेटिस्फाई बहुत ही सिंपल है भाई, सी आर इक्वेशन, एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, है ना। मतलब क्या, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या कर दिया, फर्स्ट। और क्या दिया है कि जो एफ जेड है उसका मॉडुलस कांस्टेंट है। अगर ऐसा कुछ है सब कुछ, तब हमको शो क्या करना है कि तब एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट। एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस देन एफ जेड इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो गिवन है कि एफ जेड द मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट, क्या दिया है, कांस्टेंट। अच्छा मॉडुलस में समझ रहे हैं, मतलब क्या, अच्छा एफ जेड होता है क्या, एफ जेड यू प्लस आई भी, एफ जेड इक्वल टू क्या, u प्लस आई भी। तो एफ जेड का मॉडुलस मॉड एफ जेड, यही तो कितना आएगा मॉडुलस भाई, रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कहाँ है अब, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस यही दिया है कि क्या है, कांस्टेंट। गिवन है ना कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट, तो एफ जेड का मॉडुलस निकाला, रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दिया, कांस्टेंट। क्लियर है, इक्वल टू मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करता हूं, तो यहां से मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। इक्वेशन नंबर 2 किया। अब इसी इक्वेशन 2 को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, है ना। मतलब कितना आएगा, पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए, तो 2u यू एक्स बोलो और 2v वी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो 0। क्लियर है, तो यहाँ से मिल जाएगा u यू एक्स और वी एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 किया। क्लियर है सबको, है ना। एंड विथ रेस्पेक्ट टू y डायरेक्टली लिख दूँ क्या, यू आई मिल जाएगा और वी वाई, यही तो मिलेगा, इक्वल टू 0। अब फिर ध्यान दो यहाँ पे, अब चाहे x वाले को y में या y वाले को x में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं चूंकि इसको इक्वेशन नंबर डाल ही दिया तो इसी को x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यू आई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, तो माइनस का u और वी एक्स, है ना, माइनस का u और वी एक्स और प्लस v, यहाँ क्या है u, ये v है ना, u है, ये v है, ये भी है, अच्छे से लिखिएगा। तो यहाँ पे वी वाई किसके बराबर, यू एक्स के, वी वाई यू एक्स के बराबर, तो वी यू एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या कर दिया, 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए, ठीक है ना। 3 का भी स्क्वायर कीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3 का भी स्क्वायर कीजिए, 4 का भी स्क्वायर कीजिए, ऐड, है ना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 और 4, ये लिख दीजिएगा। अच्छा अब क्या हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर और वी स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर, और एक मिलेगा 2u v यू एक्स वी एक्स, और यहाँ मिलेगा 2u v यू एक्स वी एक्स माइनस कट जाएगा,
हटा दें पहले ही से, प्लस है ना, प्लस, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, बड़ी समस्या हो रही है एडजस्ट करने में। यहाँ देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे इसका मिल जाएगा, प्लस में मिलेगा ये, है ना, यू स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू 0। अब यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, है ना, क्या हुआ, अभी तो चालू हुए हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर, है ना। देखो ये मिल जाएगा, मैं 60 में आ जाता हूँ, यही तो मिलेगा देखो, क्योंकि फिर कॉमन करते तो यही मिलता, है ना। अब ये जो दिया है कांस्टेंट है, नहीं है, देखो सी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो आप रख देंगे ना, रख देंगे सी स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा, तो मिल जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यह हो गया इक्वेशन नंबर 5। करिए पहले, करिए फिर मिटाएं। देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। क्या हुआ, 12 बजे जाएंगे फिर, करें 12 बजे घर जाएंगे अब। थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर मिटाऊँ, खट से सो कर दूँ। क्या वो बताओ, जो समस्या उसको पूछिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सब झंडू टाइप के क्वेश्चन है, इसमें अगर परेशान होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। काविनीत कुमार, कोई 40% रियल में दिमाग लगाइएगा जितना लगाना होगा, और उसमें खूब लगाएंगे दिमाग हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ाएंगे उसको। 3-4 महीना में उसको अकेला पढ़ाएंगे, देखते हैं कैसे नहीं आता है। जो टॉपिक जितना परेशान करे ना उसको उतना समय दिया करो, बहुत मज़ा आएगा। अब भागोगे तो फिर फंस जाओगे फिर। इसीलिए जो 3 पेपर है हम लोग शर्ट से खींचेंगे, 2 महीने में सब साफ तीनों पेपर। अब बचेगा खाली रियल, उसी को जितना जब तक कोचिंग तब तक रियल पढ़ते रहेंगे। आपका मन है तो कोई दोहरवा लीजिएगा बीच में, ऐसा नहीं कि वो रियल तब तक चलबे करेगा, रियल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग बातें करेंगे अच्छे से, और थोड़ा रोज़ एक क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन एकदम समझते हुए, तो आएगा डेली के डेली समझ में आएगा। और बहुत बड़े थ्योरम नहीं मिलेंगे, जैसे हमने लीनियर ज्योमेट्री थ्योरम पढ़ा है वैसा थ्योरम नहीं मिलेगा, ये मत सोचिएगा। बहुत ही छोटे छोटे थ्योरम मिलेंगे, बस नाम के थ्योरम रहेंगे, लेकिन हाँ सोचना पड़ेगा आपको। कर लिया, ठीक है। इधर तो कर ही लिए होंगे आप लोग, है ना, इधर तो कर लिए होंगे ना, करो करो, ऊपर से डाल, ठीक है। ठीक, अब जरा ध्यान दो, ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 का देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर 0 है, मैं आपसे पूछूं यू एक्स का वैल्यू, क्या बताएंगे आप? मैं पूछूं यू एक्स का भी वैल्यू, वी एक्स का भी वैल्यू, आप बताओ। तो ऐसा मत भागाइएगा कि नहीं सर यू एक्स का माइनस में और वी एक्स का माइनस में यू एक्स, ऐसा नहीं, बताइए। एक इक्वेशन आपके पास है यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स एंड वी एक्स बोथ, दोनों बताना है आपको। मारेंगे तनाक सब ही हैं, बेवकूफ़ समझते हो। मतलब आप लोग कह रहे हो ऐसा कह दें यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी एक्स स्क्वायर, मतलब यू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई वी, और वी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस यू एक्स, मतलब यू एक्स का बताओगे वी एक्स के पदों में, वी एक्स बताओगे यू एक्स के पदों में, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी भाई। दोनों का अपना वैल्यू बताना है, 0 0,
ए कहाँ हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव है ना। इसमें कोई पूछे ये भी करूँ तुरंत बोलेंगे 0, सोचना ही नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी बनेगी। स्क्वायर है ना, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव निगेटिव तो काम बन जाता, तब भी 0 आ सकता था, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे स्क्वायर हो गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का सम अगर 0 है तो अपने स्थान पे दोनों 0 होंगे तब 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 ux इक्वल टू 0 और vx इक्वल टू 0। क्लियर है सबको ना ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं ना है। ऐसा नहीं ना है कि जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आया समझ में ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे ना भैया, इक्वेशन नंबर 5 दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का सम 0 तभी होगा जब अपने अपने स्थान में दोनों 0 होंगे। अब आओ हमको निकालना है कि f क्या है, कांस्टेंट। वो जो fz क्या है, कांस्टेंट। ये ने बोला था कि fz इज एनालिटिक विथ कांस्टेंट मॉडुलस, देन fz इज कांस्टेंट। अब fz को कांस्टेंट अगर आपको शो करना है तो किसी फंक्शन को कांस्टेंट शो करने का बहुत सिंपल तरीका कैलकुलस का होता है, उसका डेरिवेटिव 0 दिखा दीजिए, है ना। कैलकुलस का तरीका यही ना होता है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, तो निकाल लीजिए। नाउ अब ध्यान देना, डेभा एफ अपान डेभा जेड, एफ को दिखाना है ना, एफ को दिखाना है, या इसको ऐसे में कर लूँ, शार्ट में ऐसे करूँ शार्ट में, सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है, लो इजी वे में देखो, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट यूज कर चुका हूँ एक बार। अगर मैं आपसे पूछूँ एफ डैश जेड क्या आएगा बताओ, हैं? मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था बेटा कि अगर एफ जेड जो कि यू प्लस आई भी है, अगर मुझे एफ जेड का डेरिवेटिव निकालना है, इसको या तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्सली कर दो या तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्सली कर दो, है ना, हो गया, दोनों सेम हो जाएगा आपका। तो डेभा यू अपान डेभा एक्स लिख दो इसको, प्लस का आई डेभा वी अपान डेभा एक्स। अब यानी कि इसको जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, एफ डैश जेड निकाल रहे हैं जरूर, लेकिन जब इसको करने का नंबर आएगा तो या इधर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आर विथ रेस्पेक्ट टू वाई, बस, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू 0 है, सी एनालिटिक फंक्शन है, यह है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होबे करेगा, तो अगर यू एक्स 0 है तो वी वाई भी 0 होगा, अगर आपका जो है वी एक्स 0 है तो यू आई भी 0 होगा। इसका मतलब सब 0 हैं, इसी से देखो यू एक्स और वी एक्स 0 हैं, तो चूंकि एफ जेड हमारा एनालिटिक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यू एक्स भी 0 होगा, यू आई भी 0 होगा, वी एक्स भी 0 होगा, वी वाई भी 0 होगा। अगर इसे विथ रेस्पेक्ट टू वाई करते तब भी ये 0 ये भी 0, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किए तब भी ये 0 ये भी 0, 0 प्लस आई 0, क्लियर है, मीन्स 0। तो एफ डैश जेड 0 है, एफ जेड का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो प्रूफ करना था, छापिए, है ना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहेंगे वो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बेस है लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन आज फिर होमवर्क दे देता हूँ और ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ फिर। ठीक है, बैठा दे बेटा। चलिए देखिए आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन क्योंकि आप पूछा गया है ये क्वेश्चन, सो डैट, ये आपको क्वेश्चन करना है, सो डैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड एक्स वाई टू द पावर हाफ, इसका समझते हैं ना, मतलब रूट में मॉड एक्स वाई, रूट में मॉड एक्स वाई, पावर हाफ मतलब रूट में मॉड एक्स वाई, ठीक है, इज नॉट रेगुलर, इज नॉट रेगुलर, इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन, रेगुलर मतलब एनालिटिक, ओरिजिन, एल्दो सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, ओरिजिन वाला वही फार्मूला, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा देना ओरिजिन पर, और अगर करा कि एनालिटिक नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा,
मतलब अलग अलग पाथ लेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट जो है आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक ना। सेटिस्फाइड, ये क्वेश्चन आप करके आइएगा, नहीं आएगा जरूर पूछ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन सही हैं, अच्छे हैं। और एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूँ, और ये भी आप करिएगा कोशिश। अगला क्वेश्चन बेटा, आपको प्रूफ करना है एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो प्रूफ करना है, प्रूफ डैट, तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है, डेभा 2 डेभा x2 प्लस डेभा 2 डेभा y2, और यहाँ पे लॉग मॉड एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो ए वाला मालूम क्या करेंगे, जो भी मैंने प्रूफ किया तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। जो मैंने प्रूफ किया डेभा 2 अपन डेभा x2 प्लस डेभा 2 अपन डेभा y2 जो होता है वो 4 डेभा 2 अपन डेभा जेड बार के बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट को इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।